हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस साल हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में लगे हुए हैं। इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का कंप्लीट मैथ फार्मूले मैंने बताए गए हैं इसमें, और उन फार्मूलों के अनुसार ही क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। चैप्टर 1 में पहला फार्मूला है LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका फॉर्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर A गुणा B। अगर हमें LCM निकालना है और दो संख्याएं दी गई हैं, A और B दो संख्या दी गई हैं, तो हमें LCM निकालना है, तो हम A गुणा B अपोन में HCF कर देंगे, HCF से डिवाइड कर देंगे। और अगर HCF निकालना है तो A मल्टीप्लाई B अपोन LCM। अगर हमें A निकालना है तो LCM मल्टीप्लाई HCF अपोन B निकालना है तो LCM मल्टीप्लाई HCF अपोन A। इस तरह हम A और B HCF LCM निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। गिव दैट HCF 306 एंड 657, इन दो संख्याओं का HCF 9 है। तो हमें ये निकालना है LCM। इन दो संख्याओं का हमें LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक संख्या लेंगे, A बराबर लिख देंगे 306, B बराबर लिख देंगे 557, और इसके बाद HCF लिख देंगे 9। तो हमें LCM निकालना, तो LCM कैसे निकालेंगे। LCM हम निकालेंगे A गुणा B बटे HCF, यानी 306 की मल्टीप्लाई करेंगे 657 में, उसके बटे 9 करेंगे, और जो भी कैलकुलेशन कट के इसे काट के जो भी आंसर आएगा वो LCM निकलेगा। इसी तरह हम HCF भी निकाल सकते हैं और A और B भी निकाल सकते हैं। इसी तरह HCF क्या होता है, HCF हम कैसे निकालते हैं। दी गई संख्याओं के फैक्टर करने के बाद जो कॉमन होता है उन संख्याओं में, वो HCF होता है। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हम जो भी हमें संख्या दी गई होती हैं तो उसके हम छोटे छोटे फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद में उनमें जो भी कॉमन होता है उसे हम HCF कह सकते हैं। और LCM में उन संख्याओं के, जो हमें संख्या दी गई हैं, उन संख्याओं के हम छोटे छोटे फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर करने के बाद में जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे, और जो बची हुई संख्याएं हैं उन्हें एक साथ लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें HCF मिल जाएगा। और इसी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है। प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर, कि √2 को हमें ये प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी को आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं। हमें कोई भी संख्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में दी हुई होती है। हम ये देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स हमें 2 के और 5 के फॉर्म में होने चाहिए। 2 की पावर n और 5 की पावर n में फैक्टर करते हैं। यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 की उसमें है फॉर्म में, तो हम उसे टर्मिनेटिंग कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये टर्मिनेटिंग होगी। और यदि 2 और 5 की पावर्स में नहीं होते हैं तो हम उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और इनसे अलग अगर होते हैं उसे रिपीटिंग टर्मिनेटिंग बोलेंगे। रिपीटिंग का मतलब है कि कोई सी संख्या बार बार आती रहती है। इसके बाद में चैप्टर 2 है,
चैप्टर 2 में एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करने के लिए एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने बार कट करता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, वो उसकी जीरोज़ होंगी। अगर ये इसे टच नहीं करेगा तो जीरोज़ जो है ज़ीरो होंगी, और जितने बार ये कट करेगा उतनी ज़ीरो होंगी, उतने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। जैसे एक्स एक्स को ये जो ग्राफ है ये 2 बार कट कर रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ 2 होगा। इसके बाद में चैप्टर 2 में ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फार्मूला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि जो एक्स की पावर है उसकी आधी पावर यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 फॉर्मूले हैं। नंबर 1 है सम ऑफ जीरोज़ और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला है c/a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें फाइंड करनी पड़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करनी पड़े, तो हमें ये फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, और द्विघात समीकरण में ये होगा ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों के योगफल का फॉर्मूला होगा -b/a और मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होगा c/a। और ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू इक्वल टू 0। इसके बाद में चैप्टर 2 में हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई होती हैं। 2 इक्वेशन को हम इस तरह हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें हमें इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इसमें हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो इक्वेशन हमारे पास दी गई हैं उसमें कौन सा सॉल्यूशन है। ए यूनिक्यूज सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो हम इसमें कह सकते देन ए यूनिक्यूज सॉल्यूशन, ये एक यूनिक्यूज सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार हम ये तीनों कंडीशन चेक करते हैं, जैसे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर है परंतु c1/c2 इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि देन नो पॉसिबल सॉल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसी तरह से तीसरा वो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसमें हम लिखेंगे देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी अनंत सॉल्यूशन होंगे इसके। हैंस द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्ट, और इसमें लिख देंगे द इक्वेशन इज इनकंसिस्ट। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो इनकंसिस्ट होगा, ये कंडीशन फॉलो होती है तो कंसिस्टेंट होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन मेथड। इसमें 3 तरह के सॉल्यूशन, इसमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे हिंदी में कहेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि को कैसे सोल्व करते हैं, अगर हमें 2 इक्वेशन दी गई होती हैं उनका नाम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 2 से x का या y का मान निकाल कर, जिसमें भी हमने x का मान निकाला, यदि हमने इक्वेशन नंबर 1 से x का मान निकाला है तो वो मान हम इक्वेशन 2 में रख करके y का मान निकाल लेंगे।
इस तरह एक का मान दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन करने को ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। विलोपन विधि ये होती है कि x और y, हमें दो समीकरण जो दी गई होते हैं, दो इक्वेशन दी गई हैं, उनमें x या y को हमें विलोप करना पड़ता है, विलुप्त करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, और दूसरी उसी तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से x y के मान निकाल सकते हैं। ये विधियाँ तीनों अलग अलग मैंने अलग वीडियो में बनाई हुई हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो वीडियो चैनल का विजिट करना। तीसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी हम एक्स वाई का मान हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है चैप्टर 4 में फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, जिस समीकरण के x की पावर 2 होती हैं वो द्विघात समीकरण हम उसे कहते हैं। जैसे ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण होगा। अब इसी में क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि इसमें हमें रूट्स निकाल लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके हमें जो भी हमें इक्वेशन दी गई होती है हम उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके बराबर 0 के रख के x और y के मान, x का मान निकाल लेते हैं। जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन होता है, कोई भी इक्वेशन हमें दी गई होती है उसमें हमसे पूछा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन, इसका विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। दूसरा, उसमें क्वेश्चंस में फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, उसके जो प्रकृति ज्ञात करो, जो रूट्स हैं उनकी प्रकृति ज्ञात करो। तो नेचर पूछने पर या विविक्तिकर पूछने पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी है ax² + bx + c दे रखी है, उसमें हम अगर विविक्तिकर निकालना तो हम लिखेंगे d = b² - 4ac = 0। बराबर 0 नहीं लिखेंगे, b² - 4ac लिखेंगे। इसे हम d को हम डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर कहते हैं। यदि अब हमें जब इसकी प्रकृति निकालनी है कि इसका वो निकालना है कि भाई इसकी नेचर क्या है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि इसकी नेचर क्या है, तो हम इस तरह हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac निकालते हैं। और b² - 4ac निकालने के बाद में हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा आंसर आया है वो 0 से ज़्यादा है या कम है या 0 के इक्वल है। तो जो अगर वो आंसर 0 से ज़्यादा आए तो हम लिख देंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर 0 के बराबर आता है, b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर आता है तो हम लिखेंगे 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। इसके बाद में यदि b² - 4ac 0 से कम आता है यानी 0 माइनस में मान आता है तो उसे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। इस तरह हम जो है मूलों की प्रकृति या नेचर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए होते हैं। इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे x² - α + बीटा x + α × बीटा = 0। अल्फ़ा + बीटा होता है द सम ऑफ द रूट्स, यानी जो मूल हैं उनका योगफल अल्फ़ा + बीटा, और जो मूल है उनका गुणनफल α × बीटा। इसके बाद चैप्टर 5 में क्या है, चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का ये फॉर्मूला है a + d a + 2d a + 3d ... a + nd। इसे हम फॉर्मूले को याद रखेंगे जो इसी फॉर्म में AP बनती है, जहाँ पर A जो है फर्स्ट टर्म में पहला पद है और D जो है कॉमन डिफरेंस है यानी दूसरा पद है, और N जो है D जो है कॉमन डिफरेंस यानी दूसरे पद में से पहला पद घट के कॉमन डिफरेंस निकलता है, और N जो है नंबर ऑफ टर्म्स है।
कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। कोई भी हमें सीरीज दी हुई है उसमें से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे और पहला पद घटाने के बाद में हमें डी निकल जाएगा। इसके बाद में इसी में समांतर श्रेणी का ही एक फॉर्मूला बनता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अगर हमें कोई भी n टर्म्स निकालना है, जैसे 5वां पद, 10वां पद, 100वां पद निकालना हो तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें ये फॉर्मूला है ए की पावर n बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है, n टर्म्स है, लास्ट टर्म्स है। अगर इसमें ही हम सम ऑफ द, अगर हम सम निकालते हैं, जो पद हमें दिए गए हैं उनका सम निकालते हैं तो उनका फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे हमें याद करना पड़ेगा। और यदि क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म्स दिया हो, लास्ट टर्म्स दिया हो उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं तो हम एस एन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन या एल लिख सकते हैं। इस तरह हम अर्थमेटिक सीरीज़ में क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। इसके बाद चैप्टर 6 है सिमिलर ट्रायंगल्स। इसमें ये फॉर्मूला है यदि बी सी डी ई के पैरेलल है। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यदि बी सी पैरेलल डी ई के है तो हम इन साइडों में जो रिलेशन बनेंगे उस रिलेशन को हम इन फॉर्मूलों के द्वारा लिख सकते हैं। जैसे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी ई अपॉन बी सी, ए डी अपॉन ए बी। इस तरह इससे फॉर्मूले बनेंगे। इसके बाद हमारे पास ये है चैप्टर 6 में ये क्वेश्चन है, ये फिगर दी गई है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, देन पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। इसमें ये फॉर्मूला लग जाए। इसके साइडों में रिलेशन हमें लगाना पड़ेगा। यदि दो ई एफ क्यू आर और ई एफ जो पैरेलल है उसके बाद में हमें ये फॉर्मूले एक बार याद करने पड़ेंगे। इसके बाद चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री का, राइट ट्रायंगल। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। राइट ट्रायंगल, तो इसमें राइट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। राइट ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तीनों साइड में इस तरह ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है और जो हाइपोटेनियस जिस पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। इसके 3 फॉर्मूले हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसके बाद में इन भुजाओं में, इन साइडों में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं पी बी पी बटे एच एच बी। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वे याद कर सकते हैं एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का। अब इसमें साइन ए का जो फॉर्मूला बनेगा पी बटे एच, या हम कह सकते हैं एल बटे के। कोस ए बराबर बी बटे एच, या हम लिख सकते हैं ए बटे के। टेन ए बराबर हो गया पी बटे बी या एल बटे ए। इस तरह हम ये याद कर सकते हैं। कोसेक ए बराबर साइन का उल्टा जो कोसेक होता है, कोसेक बराबर एच बटे पी,
या K/L। sec बराबर H/B या K/A। इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे कोट A बराबर हो गया B/P या A/L। तो इस तरह हम ये फॉर्मूले याद करेंगे। यहाँ पे P बराबर परपेंडिकुलर, B बराबर बेस, H बराबर हाइपोटेनियस और L बराबर लंब कह सकते हैं, A बराबर आधार, K बराबर कर्ण। इस तरह हम ये फॉर्मूले याद करेंगे। रोज़ की सुबह उठ करके हमें इन्हें एक बार ज़रूर याद करना चाहिए, जिससे हमारे मैथ का पुनः रिवीजन डेली होता रहे। इसके बाद में ये हैं कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं। कोसेक A बराबर 1/sin, sin A बराबर 1/कोसेक, सेक A बराबर 1/कोस, कोस A बराबर 1/सेक, tan A बराबर 1/कोट, कोट A बराबर 1/tan, tan A बराबर sin A/कोस A, कोट A बराबर कोस A/sin A। इसी तरह ये फॉर्मूले बनेंगे। साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर 1, साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इसी तरह हम ये फॉर्मूले हैं। सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A बराबर 1, सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर A, टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A माइनस 1। ये हो गया ये 7वां फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A बराबर 1, कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर A और कोट स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। इसी में ट्रिग्नोमेट्री में ही हमें मान सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। मान सारणी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके मान हम कैसे ज्ञात करेंगे और इनके मान ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है। आसान तरीका ये है कि इन्हें क्रम से लिख लेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके बाद में हम 0, 1, 2, 3, 4 का एक क्रम डाल देंगे। इसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे और सभी का रूट कर देंगे। उसके बाद जो मान निकल के आएंगे वो इस तरह से आएंगे। साइन 0 डिग्री बराबर 0, क्योंकि 0/4 0, 1/4, 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट 2 और 2 1 ये कट जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2 हो जाएगा। और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इस तरह ये ऐसे चेंज कर देंगे हम कोस में। जो 90 का मान है वो 0 में आ जाएगा और जो 60 का है वो 30 में, जो 45 के ये समान रहेंगे और ये इस तरह ऐसे इंटरचेंज होंगे। tan का मान कैसे निकालेंगे। tan का फॉर्मूला है साइन θ/कोस थीटा। तो 0/1 0, इसके बटे ये करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 1 वो आ जाएगा यो tan θ बराबर कोस साइन θ/कोस थीटा। तो यहाँ पे ये आएगा इसका मान tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 और इसका tan 60 का मान होगा √3। और इस तरह से यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कोट 30 का मान होगा √3, कोट 30 का मान होगा √3 और इसका होगा 1/√3। इसी तरह सेक का मान निकालेंगे। सेक जो है कोस का उल्टा होता है। तो 1 का 1, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, 3/√3/2 का 2/√3। इस तरह हम टेबल के मान निकाल लेंगे। इसके बाद चैप्टर इसके ये फॉर्मूले। इसके बाद चैप्टर 13 में है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हमें क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर और कोन और स्पेयर्स ये सब चीज़ दी गई हैं। इनके हम फॉर्मूले याद करेंगे। क्यूब में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये बराबर होती हैं। क्यूबाइड में लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई तीनों में 2 बराबर हो सकती है, पर तीनों बराबर नहीं हो सकती,
क्योंकि अगर तीनों बराबर होंगी तो वो क्यूब बन जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 साइड का स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 साइड का स्क्वायर। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या एरिया ऑफ 4 वॉल, इसका है 2H ब्रैकेट में L + B, L + B। L यहाँ पे लंबाई है, लेंथ है, B ब्रेथ है। CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πRH। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का फॉर्मूला है 2πr²। टोटल सरफेस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है 2π ब्रैकेट में R + H। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर है 3πr²। टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन πr ब्रैकेट में L + R। स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट है L बराबर H² + R² रूट में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²H। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? एक बाल्टी के आकार की होती है आकृति, बाल्टी के आकार की या गिलास के आकार की जो शेप होती है उसे फ्रस्टम कहते हैं। उसका जो वॉल्यूम निकलेगा 1/3 πH ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर + R1 × R2। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है फ्रस्टम का √R1 - R2 का स्क्वायर + H²। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई ब्रैकेट में R1 + R2 × L, वेयर पाई बराबर 22/7, R बराबर त्रिज्या, H बराबर ऊंचाई, L बराबर तिर्यक लंबाई। ये इसके फॉर्मूले। इसके बाद है सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर 14। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है केंद्रीय प्रवृत्ति मापें। इसमें 3 है, मीन, मीडियन और मोड। मीन के कितने फॉर्मूले? मीन बराबर σx/n। यदि एक लाइन में हमें क्वेश्चन दिया गया, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह दिया हुआ है, इसका मीन निकालना है, तो उन्हें सब जोड़ के और पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस तरह हम कर सकते हैं। और जिसमें बारंबारता दी गई होती है उसमें ये फॉर्मूला लगता है, मीन बराबर σfx/n। जब f दी गई हो, बारंबारता दी गई हो, उसके बाद में मीन का तीसरा एक नई विधि है कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि भी बोल सकते हैं इसे, या जो भी अलग कोई भी नाम दिया, संसूजन विधि, कोई भी नाम दिया जा सकता, मतलब उससे हम इस विधि द्वारा निकाल सकते हैं। मीन का ये फॉर्मूला है A + σfd/σf × H जो है क्लास इंटरवल होता है। मीन जो है, मीन बराबर A + σfd/σf। मीडियन का फॉर्मूला है इफ़ n इज ओड, यदि n जो ओड है तो मीडियन निकलती है n + 1/2 TH टर्म्स। जहाँ n इज इवन है तो मीडियन = 1/2 ब्रैकेट में n/2 TH टर्म + n/2 + 1 TH टर्म। तो ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। फिर मीडियन में जिसमें बारंबारता यानी f दिया हुआ हो तो उसमें ये फॉर्मूला है, जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है L + ब्रैकेट में n/2 - CF ब्रैकेट में f/f × H। मीडियन निकालने से पहले सभी संख्याओं को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, H का मतलब क्लास इंटरवल है। इसके बाद हम मोड निकाल लेंगे। मोड में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। और मोड निकालने का ये फॉर्मूला है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हो L + f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 और × H। जिस तरह से इसमें हम f0 f1 f2 किसे मानते हैं,
कोई भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या होगी उसे हम F1 मानेंगे, उससे ऊपर की संख्या को F0, उससे नीचे की संख्या को F2 और F1 के सामने की जो संख्या को हम L मानेंगे। और क्लास इंटरवल इनका डिफरेंस होगा 50 माइनस L। इस तरह हम सारे कंप्लीट मैथ के फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ये आपको याद करने ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।